नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी सुपर 20 की। एनडीए ने तेज की नई सरकार के गठन की कवायद। घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता। अब कल होगी एनडीए की अगली बैठक। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रही है बधाई। संदेशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। सभी का जताया आभार। बहुमत से बहुत दूर विपक्षी गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने की कोशिशों पर लगाया विराम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सही समय पर सही फैसला लेंगे। बेंगलुरु में आज खत्म हो रही यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत। रेवन्ना पर गंभीर धाराओं के तहत 3 मुकदमे हैं दर्ज। लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन गिरने के बाद अब प्रदेश मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव तय माने जा रहे हैं। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे। आचार संहिता की वजह से पिछले 2 माह से थमा जनता दर्शन गुरुवार से एक बार फिर शुरू होगा। सीएम योगी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी को अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी के पीसीएस अधिकारियों को अपनी आय का ब्यौरा 28 फरवरी तक ही दे देना था, लेकिन अब तक सरकारी पोर्टल स्पैरो पर ये जानकारी अपलोड नहीं की गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है, मुस्लिम समाज बसपा को ठीक से नहीं समझ पा रहा। हमने लोकसभा में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन अब इनको काफी सोच समझकर पार्टी मौका देगी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के दूसरे दिन 5 जून को मुस्लिम महिलाएं यूपी कांग्रेस पार्टी दफ्तर पहुंची। महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए 1 लाख रुपए की मांग कर दी। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से अपनी जीत को जनता की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मुद्दों के साथ जनता के बीच गए, जनता ने हम पर भरोसा जताया। लखनऊ प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी से कोऑर्डिनेटर को लेकर जिला अध्यक्षों ने निष्क्रियता को बसपा की करारी हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव की करारी हार के कारणों पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र से विस्तृत रिपोर्ट की समीक्षा की। नोएडा के सेक्टर 119 में स्थित एल्डिको सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर आग लग गई। इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैजाबाद अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने कहा, ये चुनाव हमने नहीं, अयोध्या की जनता ने जीता है। सपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में सपा की जीत पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई देते हुए होर्डिंग्स लगाए हैं। इस जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी और दुरुपयोग के मामले में प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दोषी पाए गए कुल 7 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में अवैध नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय करेंसी के साथ पकड़े गए युवक बहराइच के रहने वाले बताए जाते हैं। आगरा में सपा पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम को हराकर बड़ी जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित भाजपा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि इस बार स्मार्ट तरीके से गठबंधन नहीं बल्कि अघोषित गठबंधन हुआ है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में 80 सीटों की जीत का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन महज 33 सीटों पर ही वो सिमट गई। इन सभी चीजों को लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व में समीक्षा शुरू हो गई है। इटावा में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ये जीत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश की जनता की है।
और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौसम ने ली करवट। धूल भरी आंधी के बाद बारिश ने दी भीषण गर्मी और तपिश से लोगों को राहत। और अब आइए चलते हैं विस्तार से समाचारों की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पीएम आवास पर हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान गठबंधन के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से विश्वास जताते हुए उन्हें सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना। बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत की गरीब महिला, युवा, किसान, शोषित, वंचित और पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर को सुधार में लाने के लिए कार्य करती रहेगी। चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने पीएम और उनके मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यकर्ता संभाल रखने का निवेदन किया है। राष्ट्रपति ने कल शाम सभी कैबिनेट सदस्यों को विदाई भोज भी दिया। लोकसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी 240 सीट पर जीती है, वहीं कांग्रेस ने 99 सीट पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें आई हैं और 29 सीटों पर टीएमसी चौथे नंबर पर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के सदस्य दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कल शाम को इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद राहुल गांधी, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन समेत तमाम नेताओं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक में हिस्सा लिया गया। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन आगे की रणनीति पर मंथन कर रहा है। मथुरा लोकसभा चुनाव में सपा के शानदार प्रदर्शन के बाद बेटी अदिति के साथ सपा सांसद डिंपल यादव बरसाना राधा रानी के दर्शन करने पहुंची। यहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर में माला और पताका चढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले भी राधा रानी के दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान डिंपल यादव राजनीतिक सवालों से बचती हुई नजर आई हैं। डिंपल ने कहा कि हमने ब्रज में काफी विकास किया है। आज हम बरसाना आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले आ चुके हैं, लेकिन हमेशा से मन में था कि बरसाना आना है। राधा रानी जी का आशीर्वाद लेने आज हम यहाँ बरसाना। जौनपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कृपाशंकर सिंह को 99,335 मतों से पराजित किया है। बाबू सिंह कुशवाहा को 5,09,130 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को 4,09,795 मत मिले। वो तीसरे स्थान पर रहे। बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव को 1,56,588 मत प्राप्त हुए हैं। यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के कृपाशंकर सिंह को कड़ी शिकस्त दी है। आइए हम सीधे बात करते हैं कि जीत का श्रेय वो किसे देते हैं। जीत का श्रेय जौनपुर की सम्मानित जनता को और जो इंडिया गठबंधन में अलायंस पार्टी सभी हमारे साथी हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता पार्टी, हमारे गठबंधन के साथी है। क्या मुद्दे रहेंगे जो आपने विकास का वादा किया? क्या रोड मैप तैयार किया आपने? आपने तैयार नहीं किया तो पहले से तैयारी है। वो जौनपुर का विकास करना है। गवर्नमेंट प्रदेश में दूसरे भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के देखती क्या हो। इन परिस्थितियां होने के बावजूद हम जो हो सकते जौनपुर का विकास के बारे में, चाहे सड़कों का मामला, दूसरा मामला है
चाहे जाम का मामला हो, सब लोग अपने साथ बैठ कर जो विकास की चर्चा करेंगे और उसके लिए ये थे जौनपुर के नवनिर्वाचित सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने कहा कि जौनपुर के विकास के लिए बैठकर एक रूपरेखा तैयार होगी जिससे जौनपुर जिले का चौमुखी विकास होगा। आरिफ हुसैनी, दूरदर्शन, जौनपुर। आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम को 2,71,294 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित भाजपा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन ने भाजपा पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे आरोप लगाकर अफवाह फैलाने का काम किया है, जबकि संविधान को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मेरे रहते संविधान को कोई मायकालाल छेड़ नहीं सकता और न आरक्षण को कोई खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा इस बार स्मार्ट तरीके गठबंधन नहीं बल्कि अघोषित गठबंधन हुआ है। आगरा की इस भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए मैं देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अपने अमित शाह जी का, नड्डा जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के संगठन का, और ख़ास तौर से हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सब ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, और आगरा की महान जनता का कि जिन्होंने एक बार पुनः मुझ पर विश्वास करते हुए और ये बड़ी जीत दी है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव में यूपी से आए नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हर तरफ अब इस पर चर्चा हो रही है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी को 2019 के मुकाबले काफी कम सीटें मिली हैं। यूपी से बीजेपी की कई बड़े मंत्री चुनाव हार गए हैं। यही नहीं, बसपा तो प्रदेश में खाता तक नहीं खोल पाई है। यूपी के बड़े चेहरों की हार और कई बड़े चेहरों की जीत को लेकर पेश है हमारी ये खास जीतने वाले प्रत्याशी को बधाई देती हूँ और जो मेरे कार्यकर्ता समर्पित भाव से लगे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 4.5 लाख के ऊपर वोट फतेहपुर की जनता ने दिया है।
इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का और अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला है। यूपी में सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को ही नहीं बल्कि योगी सरकार के तत्कालीन 2 मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही कई बड़े सियासी चेहरों को भी हार झेलनी पड़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या और सुल्तानपुर सीट की है। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार अयोध्या में हो रहे चुनावों में भी बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है। राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या से लल्लू सिंह हारे। 9 बार की सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर से हारी। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी से हारे। योगी सरकार में तो वहीं बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। बसपा के सभी 79 प्रत्याशी चुनाव हार गए। लेकिन इस बार के चुनाव में यूपी से छब्बीस सीटें हासिल हुई थी। इस बार वहां पर 32 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। पश्चिम की बात की जाए तो 51 सीटें 2019 में मिली, वहीं इस बार 36 सीटें बीजेपी को मिल गई हैं। दक्षिण की बात करें तो वहां पर 2019 में 29 सीटें बीजेपी के हाथ आई थी। इस बार 30 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो कुल 14 सीटें वहां से बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार 2024 में सिर्फ 12 सीटें ही हासिल हो पाई। कुल 303 सीटें 2019 में थी और 2024 की बात की जाए तो ये घटकर 240 हो गई। इस हिसाब से इस बार के चुनाव में बीजेपी को कुल 63 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं यूपी की बात करें तो पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान हुआ है। इस तरह देश के अगर कुछ राज्यों को छोड़ दें तो बीजेपी को लगभग हर राज्यों में 2 से 4 सीटों का नुकसान ही हुआ है। इटावा में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, ये जीत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश की जनता की है। हम इसके लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हैं।
ये जीत समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ताओं और पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने जन समर्थन देकर जीत कराई है। इसके लिए हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं। बहराइच के रुपडिया स्थित नेपाल बॉर्डर इलाके में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने रुपडिया के नेपाल बॉर्डर पर 2 लोगों के पास से भारी मात्रा में भारतीय करेंसी बरामद की, जिसे देर रात रुपडिया पुलिस ने 62,51,000 बताया। एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से इन्हें अवैध रुपयों के साथ रुपडिया के आईसीपी मार्ग के पास से गिरफ्तार किया। ये लोग बैग में भरकर रुपयों के बंडल को किसी व्यक्ति को डिलीवरी देने जा रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी बहराइच के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान अनुराग गुप्ता और संजय गुप्ता के रूप में हुई है। मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार अरुण गोविल ने अपनी जीत पर कहा है कि मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, इसके साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं मेरठ की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगा। मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। मैं यहां रहकर लोगों की समस्याएं सुनूंगा। मुझे समझ में नहीं आता ये सवाल आपके लोगों के दिमाग में क्यों आता है कि मैं मेरठ में रह के कार्य करूंगा। अगर मुझे मेरठ में कार्य करना है तो मेरठ में ही रहना होगा ना। हाँ? जब मैं कह चुका हूं मैंने यहाँ की जिम्मेदारी ली है तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। मैं गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हूं, बिल्कुल भी। मुझे जितने दिन रहना पड़ेगा, जब भी रहना पड़ेगा, मैं यहाँ रहूंगा। मैं यहीं रहकर लोगों की समस्याएं सुनूंगा। लोगों को मिलना होगा तो मैं उनको यहीं मिलूंगा। यूपी के अलीगढ़ में गैस रिसाव की सूचना मिलने पर ही मौके पर प्रशासन हरकत में आ गया और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा दमकल अधिकारी संजीव कुमार ने। ये मलखान सिंह हॉस्पिटल में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी। अग्निशमन विभाग यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर देखा कि इनके स्टोर में 2 क्लोरीन के सिलेंडर रखे हुए थे, जिसमें से एक में रिसाव हो रहा था। तुरंत ही सिलेंडर पे पानी डालकर क्लोरीन को डिसॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन डिसॉल्व नहीं हो पाने के कारण फिर एक ड्रम मंगाकर और उसको ड्रम में सिलेंडर को रख के उसमें पानी लगातार बहाते हुए प्रभावित करते हुए उसको डिसॉल्व किया गया, क्लोरीन को, सिलेंडर को खाली किया गया। दूसरे सिलेंडर को भी हमने उठा के चेक कर लिया कि उसमें कोई स्थिति तो नहीं, लेकिन वो सिलेंडर लगभग खाली है, किसी तरह रिसाव नहीं है और वर्तमान स्थिति संतोषजनक है, कोई खास बात नहीं है। तो क्लोरीन के 2 सिलेंडर थे, एक सिलेंडर से रिसाव हो रहा था और दमकल कर्मी द्वारा इसे तुरंत डिसॉल्व किया गया। उसकी सूझबूझ की वजह से इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर, जिसमें शायद पूरा देश अभी भी इस गर्मी से बहुत परेशान है। लोगों को ये गर्मी झुलसा रही है, तड़पा रही है, जिससे लोगों की जान भी जा रही है। हम बात कर रहे हैं गर्मी की। गर्मी से उत्तर भारत उबल रहा है। मौसम का मिजाज भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। कभी कड़कती चिलचिलाती धूप तो कभी बूंदाबांदी और कभी बारिश। इन सब में एक चीज है जो इतने दिन से लगातार हो रही है, वो है राज्यों का हीट वेव के निशाने पर आना। अब आज देश में मौसम का हाल कैसा रहा और यूपी में किस तरह मौसम ने करवट ली है, ये सब जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इसमें कल का मौसम और आज सुबह का मौसम, ये सब भी शामिल।
दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कल मौसम ने करवट ली। दिल्ली और गाजियाबाद में लगातार गर्मी से जूझ रहे लोगों को कल थोड़ी सी राहत मिली है। देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। हालांकि बारिश और तेज आंधी के कारण कई इलाकों में पावर सप्लाई भी कट कर दी गई थी। बारिश के होने से पारे में गिरावट दर्ज की गई है। कल दिल्ली का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। आइए बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। भारत ने ICC T20 विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। न्यूयॉर्क में खेले गए प्रतियोगिता में अपने पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराने में सफलता पाई है। जीत के लिए 97 रन की आसान से लक्ष्य को टीम इंडिया ने 46 गेंदों के रहते 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई है। तो 8 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।